स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बुक नंबर 4 है जो आपकी, ठीक है। हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हो चुकी हैं। गुड मॉर्निंग बेटे, ठीक है। हमने 4 बुक्स का सिलेबस कर लिया है, फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। आज शुरू करेंगे हम कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी वाली आपकी ये वाली बुक, ठीक है। समकालीन भारतीय समाज। जैसे आपका बाकी सब्जेक्ट था, इसका पैटर्न भी सेम है आपका, ठीक है। वही 70 मार्क्स का आपका पेपर है। हाँ, बस एक इसमें क्या है आपकी, बाकी में क्या थी 5 यूनिट आपकी होती थी, लेकिन इस बार क्या है आपकी, इसमें 4 यूनिट है आपकी, ठीक है। यूनिट फर्स्ट 10 मार्क्स की है, यूनिट सेकेंड, गुड मॉर्निंग बेटे, यूनिट सेकेंड 20 मार्क्स की है, यूनिट थर्ड 20 मार्क्स की है एंड यूनिट फोर्थ 20 मार्क्स की है, ठीक है। फिर 30 मार्क्स क्या है आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। चलिए, तो फर्स्ट यूनिट है जो हमारी इंडिया एमरजेंसी फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष से आविर्भाव, ये वाली यूनिट है। 10 नंबर की है, छोटी सी यूनिट है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑफ ऑन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, यानी कि जो औपनिवेशवाद है उससे क्या अभिप्राय है, ठीक है आपका। इसका मतलब होता है यानी कि जो जिस टाइम पे अंग्रेज भारत पे थे, तो उस टाइम का जो भी हमारा शिक्षा के ऊपर क्या था या कैसा समाज था, वो हमें यहाँ पे बताना है। उसके बाद एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड डिफरेंट विजन अबाउट इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें रहेगा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया नेशन स्टेट कंटिन्यूस एंड ब्रेक्स विद द कॉलोनियल्स एपार्टस, ठीक है। ये सारा अपना क्या है, फर्स्ट यूनिट है, 10 मार्क्स की आपकी यूनिट है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति पर उपनिवेशवाद का प्रभाव 1.1, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, उपनिवेश विरोधी संघर्ष या स्वतंत्र भारत के बारे में विभिन्न दर्शय। ये सबको छोड़ते हुए मैं पहले करा रही हूँ आपको थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड वो मैंने अभी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आज पहले मैं करा रही हूँ 1.3, पेज नंबर 10, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन नेशन स्टेट, भारतीय राष्ट्र राज्य का संस्थागत ढांचा, औपनिवेशिक उपकरणों के साथ निरंतरता एवं अंतर, ठीक है। सबसे पहले बात आती है भारतीय राष्ट्र राज्य के संस्थागत ढांचे का वर्णन कीजिए कि भारत का जो स्ट्रक्चर है, इंडियन नेशनल स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें अभी बात करनी है, ठीक है। तो जो भारतीय राष्ट्र है, राज्य का संस्थागत ढांचा यानी कि इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन बना वो कब से माना जाता है, जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है। जब हमारा संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पास किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये क्या था, एक भारी भरकम दस्तावेज था जिसको 22 भागों में डिवाइड किया गया। 395 क्या थी, धाराएं थी और 9 क्या थी, हमारी शेड्यूल इसके अंदर थी, ठीक है। तो भारत का जो संविधान है एक अभिलिखित और सरलता से परिवर्तित संविधान है। अगर आपको देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, ठीक है। तो जो भारत का संविधान है एक लिखित संविधान है। इसके द्वारा देश में सार्वभौम संघीय जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्ष और संसदीय गणतंत्र की स्थापना की गई, यानी कि इसको क्या है, सार्वभौमिक बनाया गया, डेमोक्रेटिक बनाया गया, ठीक है, सेकुलरिज्म बनाया गया, यानी कि सब व्यक्ति किसी भी कोई भी कि एक धर्म को नहीं फॉलो कर रहा। ये हमारा संविधान ये सब धर्मों को क्या है, इक्वल राइट दे रहा है, सबको क्या है, स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें इसमें बताएगी। और जो इसकी प्रस्तावना जो शुरू की गई उसमें ये लिखा गया कि हम भारतवासी भारत को एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, पंथ और पूजा की स्वतंत्रता, स्तर और अवसर की समानता दिलाने तथा व्यक्तिगत सम्मान और राष्ट्रीय एकता का ध्यान रखते हुए, ठीक है बेटे, इसमें सारा का सारा क्या है, हमारा स्ट्रक्चर लिखा गया है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या क्या चीजें हमारे यहाँ पर दी गई है। तो आप सबसे पहले इसमें यही लिखोगे कि जो भारत
का ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो हमारे संविधान के तौर पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में क्या है पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, जिसमें हमारे क्या थे 22 भाग इसके अंदर लिए गए हैं, यानी कि 22 पार्ट के अंदर ये डिवाइड किया गया है। 395 धाराएं हैं और 9 आपकी शेड्यूल है। अब क्या है धीरे धीरे इसमें संशोधन होते गए, इसके भाग भी बढ़ते गए, इसकी धाराएं भी बढ़ चुकी हैं और इसकी शेड्यूल भी एट प्रेजेंट टाइम में बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान क्या है एक लिखित संविधान है जिसमें बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ क्या है लिया गया है। ठीक है, इसकी कुछ प्रस्तावना है और ये जो प्रस्तावना है आपकी, आप देखोगे कि जो एसएसटी की बुक है 6th से लेकर जो भी आपकी 12th तक एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये हमारे संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले पेज पर दे रखी है कि हम भारतवासी भारत को क्या है एक डेमोक्रेटिक एक स्टेट बनाने, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने, सभी नागरिकों को सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर, ठीक है, उनको सभी धर्म के आधार पर स्वतंत्रता, अवसरों की समानता दिलाने के लिए और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखने के लिए और सभी के साथ क्या है भाईचारे की भावना हमें रखनी है। यही क्या है यह संविधान बनाते, स्वीकार करते और अपने को प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। अब आते हैं कि जैसे जैसे एक शेड्यूल में उल्लेखित है कि ये जो संविधान है हमारा वो देश के लिए क्या है संघीय शासन की व्यवस्था करता है और सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ है या जिनके माँ बाप में से कोई भी भारत में पैदा हुआ है या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा है उनको भारत के नागरिक होने और मौलिक अधिकार उनको दिए जाते हैं। ठीक है, जिनकी रक्षा के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील की जा सकती है। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हमें क्या दे रहे हैं, हमें सभी के साथ इक्वल राइट दे रहे हैं। ठीक है, हमें डेमोक्रेटिक पावर है, हमें पढ़ने की इजाजत है, हम अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य में हम आसानी से क्या है घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, रहने की स्वतंत्रता है हमें, हम अपना धन इकट्ठा कर सकते हैं, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है और कोई भी व्यापार हम स्वतंत्रता के साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं। देखो सारी चीजें अधिकार नहीं है, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए, कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं जो हमारा क्या करते हैं मार्गदर्शन करते हैं, गाइडलाइंस हमें देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भारत को एक कल्याणकारी राज्य विकसित करने के लिए सेंटर में और स्टेट में क्या दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, सारे कामों को करना है। ठीक है, मेरे को बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ है? देखो जिनके पास एसएसटी थी यस मैम, उनको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हो सकता है जिनके पास ना हो तो ना भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट बताती हूँ। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बताया गया है कि संविधान में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए क्या है अलग शासन व्यवस्था है, अलग क्या है कार्य प्रणाली है, सारे अधिकार निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद में निहित होते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, वह दोबारा फिर से चुना जा सकता है, उसको 1,50,000 रुपए मासिक वेतन और इसके अलावा क्या है कुछ भत्ते दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वही बाद में प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों की जो शासन व्यवस्था है अलग अलग है, दोनों की अलग अलग क्या कार्यपालिकाएं हैं, सबके पास अपने अपने राइट हैं। ठीक है, जैसे अब आप देखो हरियाणा की गवर्नमेंट क्या है वो अपने ढंग से काम कर रही है, फिर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट को क्या है पावर दी है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग अपने राज्य की शक्तियों को संभाल सकते हो, इस तरीके से काम
काम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया कि सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करता है, जो निर्वाचित होते हैं इलेक्शंस के द्वारा, ठीक है, हमारे कार्य प्रणाली में सारे अधिकार निर्वाचित क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले जितना भी आपका मंत्रिमंडल है उसके द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में प्रधानमंत्री की सलाह से ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है राष्ट्रपति को कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी बहुत व्यापक अधिकार प्रदान करता है, परंतु ब्रिटिश शासन प्रणाली के अनुरूप राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रियों की सलाह और स्वीकृति से ही कर सकता है, ठीक है। यानी कि अब राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के हाथ में पावर सब कुछ है, लेकिन उसको भी पहले क्या है, जो अदर मंत्रीज हैं उनकी सलाह लेनी पड़ेगी। और जो मंत्रियों का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, किंतु ये मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति पर भी क्या है, महाभियोग लगाकर उसे संसद से बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री बन गया तो उसकी फिक्स सीट हो गई वहां पे, बिल्कुल भी नहीं, उनको भी क्या है, हटाया जा सकता है। इसमें 2 सदन होते हैं, एक होती है राज्यसभा और एक होती है हमारी लोकसभा। हमारे इसमें क्या होता है भाई, संसद के 2 सदन होते हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं राज्यसभा और दूसरे को बोलते हैं हम लोकसभा। राज्यसभा में क्या होते हैं, 250 प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष निर्वाचित राज्य विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य की आबादी के अनुपात में होते हैं। लोकसभा की शक्ति 500 सदस्यों की होती है, जिनमें से सभी वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों के अधिकार वित्त विधेयक को छोड़कर परस्पर समन्वयकारी हैं। वित्त विधेयक सिर्फ सुझाव दे सकता है, किंतु लोकसभा इन सुझावों को मानने न मानने के लिए स्वतंत्र है। अब देखो भाई, जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें 250 मेंबर इन्होंने बता दिए, 12 मेंबर तो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और बाकी के जो मेंबर है वो क्या है, इलेक्शन के द्वारा चुन के यहाँ पे आते हैं। और वो क्या है, जो सीटें होती हैं वो उस स्टेट की आबादी के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है, कि इस स्टेट में 10 सीटें हैं लोकसभा की या उसकी, ठीक है, और उसमें राज्यसभा की, जैसे हम हरियाणा में देखें तो हरियाणा में लोकसभा की 90 सीटें हैं और राज्यसभा की क्या है, हमारी 10 सीटें हैं, ठीक है। यानी कि जो आगे संसद में जो बैठेंगे हरियाणा से 10 व्यक्ति क्या है, इलेक्टेड होकर चुने हुए व्यक्ति वहां पे पहुंचेंगे। और हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं हमारी लोकसभा की, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी सेंट्रल की जो न्यायपालिका है उसके अधिकार हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें निहित होते हैं, जिसमें एक जो मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये 65 की उम्र तक अपने पद के कार्यभार को संभाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार तथा पुनर्विचार अधिकार दोनों ही प्रकार का अधिकार प्राप्त है। वह किसी भी कानून की संवैधानिकता पर निर्णय दे सकते हैं, हाँ उसकी उपयुक्तता परखने का उसे अधिकार नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है भैया, आपका जो आपकी केंद्रीय न्यायपालिका है उसके अधिकार क्या है, आपके सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उसको सबसे ऊपर माना गया है। उसमें क्या होता है, एक मुख्य जज होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है और अदर कुछ जज होते हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक की आयु का होता है, ठीक है। अब राज्यों में जो कार्यपालिका होती है उसके अधिकार किसके हाथ में होते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के हाथ में होते हैं। अब इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो किसके पास बताए गए भाई, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और ये सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रधान है वो न्यायाधीश और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्य में, स्टेट के अंदर एक राज्यपाल गवर्नर नियुक्त किया जाता है और क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्रियों की एक क्या होती है, मंडली होती है। तो जो गवर्नर होता है, गवर्नर की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। और जो राज्यपाल होता है उसका वेतन 1,10,000 रुपये होता है और राष्ट्रपति का बताया था 1,50,000 रुपये, लेकिन इनके अलाउंसेस मिला के इनका वेतन और ज्यादा लाखों में पहुंच जाता है।
ठीक है। तो इसने दोनों बारे में बता दिया, सेंट्रल पे भी और हमारा स्टेट उस पे भी बता दिया कि स्टेट पे क्या होता है, हमारा गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। और जो राज्यपाल होता है, मान लीजिए हरियाणा स्टेट का है, कोई भी राज्यपाल बनेगा तो वो व्यक्ति हरियाणा स्टेट का नहीं होएगा। ठीक है, यानी कि हरियाणा का बंदा हरियाणा में ही राज्यपाल नहीं बन सकता। ठीक है, दूसरे जो स्टेट हैं उनका व्यक्ति यहाँ पर क्या बनेगा, राज्यपाल बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसने बताया गया है कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 2 सदनों वाले विधानमंडल है, जबकि अन्य राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, राज्य में न्यायपालिका देखो 2 सदन होते हैं, कि न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। तो सबके पास 2 सदनीय है, हरियाणा के पास सिर्फ 1 सदनीय ही क्या है, हमारी सभा है। राज्यों की न्यायपालिका उच्च न्यायालयों में निहित होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये 62 वर्ष की उम्र, देखो सेंटर पे तो कितनी थी, जजेस की एज 65 ईयर थी सुप्रीम कोर्ट के, और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उनकी क्या होती है, 62 ईयर की उम्र होती है। ठीक है, संविधान में संशोधन के अब तक 2 दर्जन से अधिक यानी कि 24 से अधिक नियम पारित हो चुके हैं और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर पारित होते रहेंगे। इस प्रकार एक संविधान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आकांक्षाओं को आशा से अधिक पूरा करते हुए देश में ऐसी सरकार की स्थापना की है जो जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाती है। अब देखो भाई इसमें क्या समझ में आया, इसमें मोटा मोटा एक बार फिर से बता रही हूँ, हमें क्या बताना है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय राज्य के जो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से शुरू हुआ, एक स्टोरी के टाइप में सुनो कि जब से भारत आजाद हुआ तो तब से ही हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया। और ये स्ट्रक्चर हमारे संविधान से शुरू हुआ, जिसमें बताया गया कि हम क्या है, स्वतंत्र हो चुके हैं। और जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, हमारा लिखित संविधान है। और इस संविधान में सारी चीजें बताई गई हैं कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है, लोकतांत्रिक, हमारा सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक अगर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी यानी कि सबसे ज्यादा छूट जिसमें आपको है, आप फ्रीली कुछ भी बोल सकते हो, आपको बोलने का अधिकार है, यहाँ को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, सारी चीजों की आपको यहाँ पे स्वतंत्रता, आप इजीली अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। और इसमें क्या है, नागरिकता भी मिलती है। नागरिकता के लिए इन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि जो भी व्यक्ति संविधान बनने से 5 साल पहले से यहाँ पे रह रहा है, किसी के माँ बाप यहाँ के हैं, तो आपको क्या है, भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, सभी को क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही साथ अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि जैसे हमारी जितनी भी सरकारी जितनी भी चीजें हैं हमें उनको क्या है, तोड़फोड़ नहीं करनी है, उन्हें अपना मानना है। पब्लिक प्लेसेस को क्या है, हमें गंदा नहीं करना है। हमारे राष्ट्रीय झंडे की क्या करनी है, हमें हमारे राष्ट्रीय झंडे का आदर करना है। ठीक है, ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, हमारे देश की डेवलपमेंट में क्या करना है, हमें अपना योगदान देना है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो हमारा संविधान है उसने जो और न्याय व्यवस्था है उसको 2 भागों में कैसे बांट दिया, एक तो बांट दिया स्टेट लेवल पे और एक बांट दिया सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पर हायर क्या है, आपका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, और स्टेट लेवल पर सबसे ऊपर क्या है, आपका हाई कोर्ट होता है। ठीक है, और जो आपका संसद होता है उसमें 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है, दूसरी क्या होती है, आपकी लोकसभा होती है। तो राज्यसभा में 250 क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 250 में से 12 बंदे तो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा चुने जा सकते हैं, और बाकी के जो बंदे हैं वो क्या है, अलग अलग स्टेट से इलेक्शन के द्वारा चुन के वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये तरीका बताया गया। उसके बाद बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेस की एज 65 ईयर्स होती है। ठीक है, और जो आपका सेंट्रल लेवल पे तो सबसे बड़ा कौन है, हमारे राष्ट्रपति है, और अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो सबसे बड़े कौन माने जाएंगे, गवर्नर, यानी कि उस राज्य के राज्यपाल को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका 2 व्यवस्था होती है, वो कुछ स्टेट में तो दोनों होती हैं और कुछ स्टेट में क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, विधानसभा जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इसमें दोनों सदन है। और जैसे हमारा हरियाणा है उसमें सिर्फ एक सदन है, हमारी सभा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा उस टाइम पे जो बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 9 शेड्यूल थी, अभी क्या है 12 अनुसूचियां हो गई, क्योंकि समय समय पर क्या हो रहे हैं उसमें रिवाइज हो रहा है। यानी कि रिवाइज या संशोधन होने का मतलब, मान लो कहीं पे भी कमी आती है, कमी देखने को मिलती है, या फिर क्या हम कुछ नई चीज ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवाइज या संशोधन करना उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या दिया गया है, एक स्ट्रक्चर दिया गया है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सीधा क्या करना है आपको, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर अब तक क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से न्याय व्यवस्था चलती है, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। क्लियर है? आप तो लेट जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग का, जिसमें भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर उपनिवेशवाद का प्रभाव 1.1। ठीक है, सिद्धि आर यू रेडी? यस मैम। ठीक है बेटा, बताइए। और बेटा जिसको भी समझ में ना आए प्लीज बीच में बता देना, पूरी की पूरी हिस्ट्री है ये आपकी। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स आप बोल सकते हो, उनका मिक्सचर है ये वाली बुक आपकी। चलिए स्टार्ट कीजिए बेटे। ओके मैम, एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीबडी? मैं सभी को सुनाई दे पा रही हूँ बिल्कुल क्लियरली? यस। ओके, देखिए आज आपका टॉपिक यूनिट 1 है, दैट इज इंडिया मतलब भारत, इमरजेंस फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, यूनिट 1। आपकी जो भी हिंदी में बुक है, इंग्लिश में बुक है, आप अपना बुक ओपन कर लीजिए अपने सामने। और मैं इसको बिल्कुल ना प्रॉपर हिंदी में लेके चलूंगी हिस्ट्री को, क्योंकि इसमें ना जो कुछ वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा टिपिकल है, तो मैं प्रॉपर हिंदी में आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1, इंडिया इमर्जेंस फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब इंडिया माने भारत, इमर्जेंस फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए इंडिया की ना, मैं पहले हेडिंग समझा देती हूँ आपको, फिर मैं आपको टॉपिक बता दूंगी। इमर्जेंस फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब होता है कि स्वतंत्रता के लिए, मतलब फ्रीडम, अगर मुझे इंडिपेंडेंसी के लिए क्या क्या कठिनाइयां भारत को सामना करना पड़ा, ये है हेडिंग का मतलब। फिर आता है 1.1, इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। यहाँ पे ना आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं कि कोलोनिज्म क्या होता है, सबसे पहले कोलोनिज्म होता क्या है, फिर सोसाइटी पे कोलोनिज्म का क्या इम्पैक्ट है, आपका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, और आपको पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट है। पॉलिटी फिर आपकी डिवाइड जो होती है वो आपके पॉजिटिव एक्सेप्ट्स पे होती है, फिर नेगेटिव, मतलब एक अच्छी चीज होगी आपकी एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, आपकी पॉलिटी वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। इंग्लिश की बुक में आपकी एक ही क्वेश्चन दे रखा है, मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ। इम्पैक्ट ऑफ, सबसे पहले मैं सोसाइटी के बारे में बात करूंगी। इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। कोलोनिज्म शब्द जो है वो क्या है, देखिए जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया का एक समय पे भारत की चिड़िया था, सभी को पता है। लेकिन जब बाहर के शासन, बाहर के लोग जब हम भारत के अंदर आए व्यापार करने, तो जो इंडिया था, जो सोने की चिड़िया थी इंडिया, वो क्या हुई, बाहर के लोगों ने उस पर इन्वेड कर लिया। अब कोलोनिज्म का शब्द क्या मतलब का मतलब क्या होता है, देखिए एक कंट्री है ब्रिटेन और एक कंट्री है इंडिया। जब ब्रिटेन इंडिया की बाउंड्री में आके इंडिया के सारे सामान, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडिया का आपका कोई भी कल्चर, सारे कल्चर, हर चीज को जब यूज कर रही है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे शासन करती है, तो उसको हम कोलोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, कोलोनिज्म शब्द का मतलब फिर से बता रही हूँ, कोलोनिज्म का शब्द का मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री, वन एंड अदर कंट्री, दूसरी कंट्री पे आकर रूल करती है, तो उसे हम कोलोनिज्म बोलते हैं। देखिए कोलोनिज्म की शुरुआत कैसे हुई सोसाइटी के अंदर, तो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो ब्रिटिशर्स जैसे पहले तो व्यापार करने की मंशा से ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, कहानी की तरह बता रही हूँ फटाफट। तो ब्रिटिशर्स जैसे इंडिया के अंदर व्यापार करने की मंशा में आए, तो ब्रिटिशर्स आए थे, आपके इस बुक में लिखा है 18th सेंचुरी के अंदर।
तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले आके ना हमारी सारी लैंग्वेजेस को इन्वेड कर लिया। मतलब जैसे कि अगर जैसे मुझे कहीं पढ़ना है और वहाँ तमिल लैंग्वेज में बच्चे बात करते हैं, तो मैं पहले तमिल लैंग्वेज को अच्छे से स्टडी करूंगी, फिर बच्चों को तमिल में पढ़ाऊंगी। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने पहले हमारी क्लासिकल लैंग्वेज पूरी सीखी। आकर इंडिया के अंदर आकर मेहमान बन के जब ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने पहले इंडिया के अंदर आके क्या सीखा, सबसे पहले सीखा क्लासिकल लैंग्वेज। पहला पॉइंट, क्लासिकल लैंग्वेज में उन्होंने प्रकृति, संस्कृत, ये सारी जो हमारी लैंग्वेजेस थी, टोटल 11 लैंग्वेजेस होती है, मेन आपको संस्कृत और प्राकृत जो होती है वो आपको लर्न करना है। क्लासिकल लैंग्वेज उन्होंने सीखी। सीखने के बाद उन्होंने इंडिया की हर एक चीज पे कमांड कर ली। ठीक है, किस चीज पे कमांड करी, तो देखिए इसमें लिखा है इंडिया से इन्होंने कमांड करी आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी इन्होंने निकालनी शुरू कर दी। मतलब इनका सोशल कल्चर कैसा है, इस पे भी कमांड बनाओ। इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्रीज कैसी चल रही है, इस पे भी कमांड बनाओ। तो इस तरीके से इंडिया पे क्या करा, आपके जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने रूल करा। रूल करने के बाद सबसे पहले ये लेकर आए रेलवेज। इंडिया में सबसे पहले भारत के अंदर ब्रिटिशर्स लेकर आए रेलवेज। अब ऐसा नहीं है कि रेलवेज ये हमारे बेनिफिट के लिए लेकर आए थे, नहीं, ये रेलवेज लेकर आए थे अपने बेनिफिट के लिए, जिससे कि ये व्यापार, जो भी व्यापार इंडिया के अंदर कर रहे हैं वो ब्रिटेन इजीली पहुंचा सके। तेल हो गया आपका, कोल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। इजीली क्या करेंगे, ये रेलवेज तो पहुंचा देंगे फटाफट। और प्रेस पे इन्होंने बहुत जल्दी कमांड करी, और वेस्टर्न सिस्टम एजुकेशन क्लब्स इंट्रोड्यूस करे। आज के टाइम पे जो क्लब्स का जो सेशन है, ये जो स्टार्ट हुआ, ये किसने स्टार्ट करा, ब्रिटिशर्स ने। देखिए, अब प्रेस लेकर आए, वेस्टर्न सिस्टम लेकर आए, एजुकेशन लेकर आए, सोसाइटी के अंदर क्लब लेकर आए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले इम्पैक्ट देखिए, अगर मेरी कोई नोटबुक होगी, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मेरी एक नोटबुक है और मैं अपनी नोटबुक किसी को दे ही है मैंने पढ़ने के लिए, तो तो मैं उस पर क्या करूंगी, अगर मैंने किसी से नोटबुक लिया पढ़ने के लिए, तो मैं उस पर हाईलाइटर नहीं चला सकती, ठीक है, मैं उस पर कुछ लिख नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है वो सेकंड पर्सन की नोटबुक है। ठीक है, ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेस लेकर आए, अपने क्लब लेकर आए, अपनी एजुकेशन इंडिया के अंदर सोसाइटी के अंदर लेकर आए। तो जब वो लेकर आए, तो उन्होंने अपने हमारे इंडिया के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी, अपनी प्रेस, अपनी रेलवे, अपनी वेस्टर्न एजुकेशन क्लब, सब। और इंडिया का जो सब कुछ था, वैदिक स्टडीज थी, सब कुछ उसको क्या किया, इनबिल्ड कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारी इंडस्ट्रीज को एक टारगेट बनाया। इंडिया ने इंडस्ट्रीज को टारगेट बनाते हुए अपनी ब्रिटिश की जितनी भी मार्केट थी इंडिया के अंदर लेकर आए। मतलब कि जैसे रॉ मटेरियल है, अब जैसे कॉटन है, कॉटन को क्या करा, कॉटन मैंने यहाँ से ली और कॉटन यहाँ मैंने इंडिया का कॉटन लिया और ब्रिटेन में जाके सेल आउट कर दिया। ठीक है, ब्रिटेन में जाके क्या किया, सेल आउट कर दिया, मतलब मेरी ही चीज कहाँ चली गई, दूसरी कंट्री में चली गई। तो इसी तरीके से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज ब्रिटिश की आई, प्रेस ब्रिटिश की आई, रेलवे ब्रिटिश का आया, और सब ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स वो मार्केट के अंदर क्या करने लगे, आपकी शासन करने लगे। और इंडिया को क्या करा, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, डिपेंडेंट बना दिया लोगों की एजुकेशन पे। फिर इसके अंदर अब आप देखिए, इसके अंदर यहाँ पे एक चीज और लिखी है, इट गेव बर्थ टू डिजायर ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट एंड द बेटर एमिनिटीज एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए, कुछ जो लोग थे ना इंडिया में, अब जैसे कि हम होते हैं, हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो हम उसको क्या करते हैं, लाभ लेते हैं। तो कुछ तो इंडिया के थे, कुछ लोगों ने तो विरोध करा कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो थे ब्रिटिशर्स के साथ कि अगर हम इनका विरोध करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, तो कुछ लोगों ने लाभ भी लिए इस चीज के कि ठीक है, ब्रिटिशर्स हमें एजुकेशन दे रही है, पढ़ लो। फिर ब्रिटिशर्स हमें रेलवे का वो दे रही है, ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाओ और काम कर लो। तो कुछ लोगों ने इसका फायदा भी उठाया और कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंसी भी करी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी पे। फिर से सोसाइटी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे आपके, उन्होंने लैंग्वेज सीखी, प्रकृति, संस्कृत, फिर वो रेलवे इंट्रोड्यूस किया, प्रेस इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए, क्लब लेकर आए आपका। इसके बाद बेनिफिट क्या किया, इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। ये था इंडियन सोसाइटी के अंदर। अब करते हैं इकोनॉमी की बात। इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ गए, इकोनॉमी में ब्रिटिश कॉलोनियल में क्या हुआ,
देखिए इकोनॉमी में जैसे जब इंडियंस ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्लासिकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया, तो उनको ये पता लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है ना वो बहुत अच्छी है। भारत एक सोने की चिड़िया है। अब भारत सोने की चिड़िया है, तो अगर क्या करूंगी, मैं इंडिया को इन्वेड कर लूंगी, मैं कब्जा कर लूंगी इंडिया पे, तो मेरी जो कंट्री है ना ब्रिटेन, वो बहुत अच्छी फल फूलेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। तो इन्होंने इंडस्ट्रीज पे काम किया। फैक्टर्स बता देती हूँ, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, पहला पॉइंट आपका पेज नंबर 2 पे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, देखिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे ब्रिटेन ने क्या किया, शासन जमाना शुरू कर दिया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे जैसे मटके हो गए आपके हाथों से बनाने के, आपकी जो जैसे विलेजेस में खटाई, उसको मतलब एक बैग टाइप का खटाई बोलते हैं उसको, तो उस पे वो हाथों से बनती थी, तो हाथों से बनती थी, उसको इन्होंने बंद करा। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज किसके कहने पे आई, तो देखिए जिन्होंने बीए में बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर इंग्लिश मीडियम से स्टडी किया होगा अपना, तो उन्होंने एलिजाबेथन एक क्वीन थी ब्रिटेन की, तो उनके बारे में बहुतों ने सब पढ़ा होगा जिन्होंने इंग्लिश ऑफ की होगी। तो एलिजाबेथन ए 1600 के अंदर ये क्या करा, एक एक्ट निकाला जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 क्या होता है, चार्टर एक्ट 1813 ये है कि आप दूसरी कंट्री में जाओ, आप जैसे मैं हूँ, मैं मम्मी से परमिशन ले रही हूँ कि मम्मी मैं ना आज 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगी, इस तरीके से। तो वो ब्रिटिश क्या करे, एक एक्ट निकाल के लिया इंडिया के अंदर, उन्होंने दिखा दिया कि देखो ये चीज चार्टर, मुझे परमिशन मिल गई है आपकी कंट्री के अंदर आके व्यापार करने की। तो सबसे पहले उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्या किया, वो करा, मतलब खराब करा। फिर उन्होंने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज जो होती है, इसी के अंदर पॉइंट है आपका यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज में भी हमें कोई भी व्यापार करने का कोई मौका नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आप यूरोप में भी जाकर व्यापार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इन्होंने सेवरल जो सिटीज थी ना उसको डिस्ट्रॉय किया जहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही थी, और अपनी इंडस्ट्रीज को क्या किया, इनबिल्ड करा। फिर देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ पीजेंट्री, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आपके जितने भी लैंड्स थे, जैसे मान लीजिए मेरा कोई लैंड है, अगर मेरा कोई लैंड है तो वो जो लैंड मैंने इनबिल्ड करी है ना आपकी, उस लैंड को आप ब्रिटिशर्स अपने साइड लेके जमींदारों को दे रहे थे, और जमींदार फिर क्या कर रहे थे, पीजेंट्स हमारे ही लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे से मेरी चीज है, मुझसे फिर काम करा रहे हो, मुझे ही अर्निंग दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गवर्नमेंट